हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को बिल्कुल बेसिक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये क्लास नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्लास बिल्कुल बेसिक से कवर हो चुकी है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास में पहली बार आए हैं, तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और एक एक क्लास को बेहतर रूप में पढ़ डालिए। ठीक है, आइए आज हम लोग अपने क्लास में कवर करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सा सिद्धांत दिए थे। उसके साथ साथ लेव वाइगोस्की के महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को भी समझेंगे। यानी आज अपने इस क्लास में हम लोग जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों मनोवैज्ञानिक को डिस्कस करेंगे। साथ में संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होगी, इस सब पॉइंट पे पूरी क्लास होने वाली है बच्चे। तो पूरी क्लास को बहुत थम के पूरे पेशेंस से देखिएगा और अपना एक एक डाउट दूर करिएगा। अच्छा, इस क्लास को कौन कौन स्टूडेंट कवर कर सकते हैं? चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो इस क्लास को कवर कर सकते हैं, यदि आपके पेपर का नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो। ठीक है, उसके साथ साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तब तो भैया आप कवर कर ही सकते हैं। आइए सीधे क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। उसके पहले आपको द परफेक्ट स्टडी के यदि कंप्लीट नोट्स लेना है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप लोग इस नंबर पे 9005587371 पे कांटेक्ट करके बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स होगा बिल्कुल एकदम एक तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेगा। जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। 149 में आपको इतने चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझोगे। बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स है बच्चे ये। आइए अब हम लोग सीधे अपने क्लास पे चलते हैं और यहां से क्लास पे एक एक पॉइंट, मेरी बात ध्यान समझना। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, संज्ञान होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो आइए, जब एक बालक जन्म लेता है यानी जब एक बालक शिशु होता है तो उसके अंदर सामाजिकता और संज्ञानात्मक योग्यता दोनों का अभाव होता है। मैं इसके पहले जो क्लास आपको पढ़ाया था सामाजिक सामाजिक विकास, क्या पढ़ाया था? सामाजिक विकास। उसमें बताया था कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर सामाजिकता का, नैतिकता का, संज्ञानात्मकता का बिल्कुल अभाव होता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास की सीमाओं की एक तरीके से वो विस्तृत होती जाती हैं और त्यों त्यों उसका ज्ञान जटिल होता जाता है। यानी एक बालक जन्म लिया तो उसको भी बिल्कुल भी उसका मानसिक क्षमता बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, उसका सामाजिक क्षमता बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, यानी समाज के साथ कैसे रहना है। तो एक तरीके से बालक जन्म के समय उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास का बिल्कुल अभाव होता है। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब बात आती है संज्ञानात्मक विकास कहते किसे हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। जब बालक या बालिका पर्यावरण की वस्तुओं को यह समानता या असमानता के आधार पर वर्गीकृत करने लगते हैं तो बच्चों में होने वाले ऐसे विकास को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान समझना कि पर्यावरण की वस्तुओं पे एक तरीके से उनमें विभिन्नता कर लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि जैसे मैं कह दूं कि ध्यान से मान लो यहाँ पे एक रखा है टमाटर, ये क्या है? ये है आपका टमाटर, ये है आपका टमाटर। और मान लीजिए ये एक मैं और फल बना देता हूं, मान लीजिए ये है आपका एक तरीके से आम। ठीक है, ये है आम, ये है आपका आम। ठीक है, चलो ये है आपका आम। तो मेरी बात बहुत ध्यान समझना, आपके सामने दो, एक है सब्जी टमाटर और एक फल है आम। और बच्चों मान लीजिए एक कोई नन्हा सा बच्चा है, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ध्यान से बात समझना। संज्ञान होता क्या है इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले बालक को बोले कि बाबू जाओ तुम फल लेके आओ, तो बालक गया, सीधे सीधे टमाटर उठा के लेके चला आया। ठीक है, या फिर दोनों को उठा के लेके चला आया। तो बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास है ही नहीं, बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। अब मेरी बात उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले यदि बालक को आप कह रहे हो कि बाबू ऐसा करो जाओ फल लेके आओ, तो बालक सिर्फ आम लेके आ रहा है, तो समझो बालक के अंदर कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, तो बालक यदि पर्यावरण की वस्तुओं में अंतर कर पा रहा है समानता असमानता के आधार पर, तो हम मानेंगे कि उनका संज्ञानात्मक विकास हुआ है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होना चाहिए।
अगर आप भैया कोई एक बालक है, यदि पर्यावरण की वस्तुओं को समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है, तो बालक में जो ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है उसी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर एग्जाम में पूछ दे कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, तो सीधे सीधे लिखना कि जब बालक बालिका पर्यावरण की वस्तुओं को वह समानता अथवा असमानता के आधार पर वर्गीकृत करने लगे, तो बच्चों में होने वाले ऐसे परिवर्तन को या फिर ऐसे विकास को, ऐसे डेवलपमेंट को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे इतने पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आइए तो विकास समझ लिए, अब थोड़ा सा की पॉइंट समझ लिए। बच्चे के चारों तरफ जो पर्यावरण उपलब्ध रहता है, उसके मस्तिष्क में उसकी जानकारी धीरे धीरे व्यापक और जटिल व संगठित होती जाती है। यानी आपके चारों ओर जैसा इन्वायरमेंट है, अगर अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो भैया उस तरीके का बालक का डेवलपमेंट होगा। यदि बहुत हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं तो उस प्रकार का डेवलपमेंट होगा। तो कहने का मतलब आपके इन्वायरमेंट के चारों ओर जिस तरीके के लोग हैं, आपके मस्तिष्क में उसी प्रकार की एक तरीके सूचना जटिलता व्यापकता होती जाएगी। जो पर्यावरण बच्चे के लिए प्रारंभ में निरर्थक मालूम होता है, बाद में वही उसके लिए सार्थक बन जाता है। यानी जैसे मान लीजिए पर्यावरण में आप अभी जी रहे हो, मान लीजिए आप अभी 2 वर्ष के हो, ठीक है, आपके अंदर बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास नहीं डेवलप हुआ है, तो मान लीजिए 1 वर्ष के हैं, तो आपके बगल में मान लीजिए पैसा गिरा है, आप नहीं उठाओगे, ठीक है, आपको किसी को बदतमीजी किसी के साथ नहीं करोगे, कोई मार पीट रहा है तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब जो इन्वायरमेंट आपके चारों तरफ है, वो आपको बिल्कुल आपको एक तरीके से निष्क्रिय आपको लगेगा, उसका कोई अर्थ लगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपके अंदर कॉग्निटिव यानी संज्ञान का डेवलपमेंट हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वही पर्यावरण आपके लिए सार्थक बन जाता है। अगर आपके बगल में पैसा गिरा तो आप उठा लोगे, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है आप उसका जवाब दे दोगे, किसी का सम्मान करने लगोगे, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करोगे आप। तो कहने का मतलब है जब संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो जाता है, तो बालक किसी चीजों के बारे में वर्गीकृत करने लगता है और एक तरीके समाज और पर्यावरण के महत्व को जानने लगता है संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से। और चीजों के बारे में वो तार्किकता यानी एक तरीके से लॉजिकल थिंकिंग लगा के चीजों के बारे में बच्चे वो सोचने लगता है। इतना संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानते रहिएगा। अभी हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत को, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल उसके सिद्धांत को डिटेल में समझेंगे। क्लास लंबी होगी, हो जाने दीजिए, लेकिन एक एक पॉइंट समझ के जाइएगा। आइए समझते हैं संज्ञान का आशय क्या होता है, यानी संज्ञान की मीनिंग, संज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी बात करते हैं। तो बालक के समाजीकरण के साथ साथ, यानी बालक का जब सोशलाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ संज्ञानात्मक योग्यता का भी विकास होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसका समाजीकरण होता है, समाज के साथ घुलता मिलता है, तो उनके चीजों से उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है सोचने की क्षमता में वृद्धि, तर्क करने की क्षमता में वृद्धि, वर्गीकरण कर लेना किसी चीज के बारे में, यही होता है संज्ञान योग्यता। ठीक है, उम्मीद करते इतने पॉइंट को समझोगे। और संज्ञान के बारे में वाटा साहब क्या कहते हैं, वाटा या वास्टा कहते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं, इस संज्ञान का आशय ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं से है, जैसे तर्क करना, समस्या समाधान करना, जिसके माध्यम से मनुष्य विश्व को समझने का प्रयास करता है। इनकी डिफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे संज्ञानात्मक विकास को ये झकझोर के रख देते हैं। ये कहते हैं संज्ञान को, संज्ञानात्मक विकास को ही संज्ञान कह सकते हैं, संज्ञान का आशय ही है ऐसी उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया से, जैसे हम किसी चीज के बारे में तर्क करके निर्णय पे जाएं, किसी समस्या का समाधान कर लें, प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, तो हम ऐसा मानेंगे कि मनुष्य जो है विश्व के बारे में समझ रहा है, विश्व की चीजों से रूबरू हो रहा है। तो अगर ऐसी ऐसी वो क्रियाकलाप कर रहा है, तो माना जाएगा कि उसके अंदर संज्ञान का डेवलपमेंट हो गया। बच्चे, ये वाटा की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टॉट 1975 में क्या लिखते हैं कि समझ और प्रभाविकता के साथ कार्य करने एवं वायु पर्यावरण के साथ सुविधाजनक ढंग से व्यवहार करना पता ही संज्ञान है। यानी आप जो भी आपका इन्वायरमेंट उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लीजिए, सुविधापूर्ण से व्यवहार करिए, उसके अनुरूप अपना व्यवहार करिए, तो माना जाएगा कि ये संज्ञान है। ये कहते हैं स्टॉट साहब। इसी के बारे में सैफर और कीप क्या कहते हैं 2007 में, कि ध्यान से मेरी बात समझना, संज्ञानात्मक विकास का आशय बच्चों में समय के साथ होने वाले मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन से है। यानी समय के साथ बालक के जो मानसिक विकास में चेंजेज हो रहा है, मानसिक योग्यता में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। जैसे अवधान केंद्रण, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण,
अधिगम, चिंतन, स्मरण, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, और मैं इनका अलग अलग क्लास दूंगा आपको। अधिगम आपको थर्ड पेपर में पढ़ना है, चिंतन आपको थर्ड पेपर में पढ़ना है, और ये जानिए अवधान केंद्र, किसी वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित कर पा रहे हो, किसी को प्रत्यक्ष रूप में आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप किसी चीज को लर्न कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, किसी चीज के बारे में आप चिंतन कर ले रहे हो, याद मेमोराइज कर ले रहे हो, तो समझिए आपका संज्ञानात्मक विकास हुआ है। ये सैफर और कीप की डिफिनेशन इतना अपने दिमाग में आपके होना चाहिए। अब हम लोग संज्ञान की कुछ विशेषता को समझ लेते हैं। एक एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात समझना। इस संज्ञान के स्वरूप को और ज्यादा प्रभावी, ग्राहक को आप कह सकते हो प्रभावी, और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए इससे संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि संज्ञान की विशेषता बताइए या फिर संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं का उल्लेख करिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा, संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और यही यदि 200 वर्ड में पूछे तो हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख दीजिएगा कि संज्ञान, अगर किसी बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट हो रहा है तो लगातार भैया उसका विकास होता ही जाएगा, उसके मानसिक स्तर का, उसके सामाजिक स्तर का, उसके नैतिक स्तर का, उसके चारित्रिक स्तर का। तो संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो बालक का हमेशा विकास और डेवलपमेंट ही कराती रहती है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अभी मैं निष्कर्ष भी बताऊंगा, पहले जो चीज समझा रहा हूं उस पर समझिए। आइए, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है, यानी हम अब सबको पता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि आपके वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। तो अपने 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 वातावरण से कुछ ना कुछ चीजें बच्चे आप सीख रहे हो, तो ये एक अर्जित योग्यता है। तो संज्ञानात्मक विकास आप अर्जित करते हो, सामाजिक विकास आपका अर्जित योग्यता है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा, ठीक। आइए, इसमें प्रतीकों और सिंबलों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से बना, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे मैं अभी आपको कह दूं, जैसे मैं अभी आपको, मान लीजिए मैं आपके सामने तो नहीं हूं, पर मुझे कोई एक बालक है, ऐसे आपको अगर हाथ दिखाए, हाथ ऐसे टाटा करे, तो आप समझ जाओगे कि हाँ वो मुझे टाटा कर रहा है। लेकिन अगर हाथ तिरछा करके ऐसे ऐसे करे तो वो मुझे मारने के लिए कह रहा है। तो कहने का मतलब संज्ञान में एक सिंबल भी होता है, समझने का एक प्रतीक भी होता है, किसी वस्तु को समझने में साइलेंट लैंग्वेज भी होती है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। तो इसमें प्रतीकों का भी उपयोग होता है संज्ञान में किसी चीज को समझाने के लिए। अगला पॉइंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व है। भैया अगर जहां भी आपको संज्ञानात्मक विकास दिख जाए तो समझिए बालक वहां पे तार्किक चिंतन कर रहा है। और ये एक तरीके से जाके उसके, ये नहीं कि ये शैशवावस्था में डेवलप हो जाती, नहीं, ये जाके उसके चाइल्डहुड में ही डेवलप होता है। थोड़ा बहुत शैशवावस्था के उत्तर में दिखता है, लेकिन चाइल्डहुड में एक तरीके से प्रचंड रूप से दिखता है कि बालक थोड़ी बहुत चीजों के बारे में तर्क वितर्क भी करने लगता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख विशेषता है, इसमें तार्किक चिंतन भी होता है संज्ञानात्मक विकास में। आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। संज्ञानात्मक विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति, पूर्व अनुभव का एक तरीके से योगदान होता है। अगर आपके अंदर, किसी बालक के अंदर संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट है तो वो अच्छा चिंतन भी कर पाएगा, गुड थिंकिंग भी कर पाएगा, इमेजिंग यानी कल्पना भी कर पाएगा, मेमोराइज किसी चीज को, स्मृति यानी याद भी रख पाएगा, पूर्व अनुभव, अपने पूर्व के अनुभव का उपयोग भी कर पाएगा। कहोगे सर ये पूर्व अनुभव कैसे? मान लीजिए आपके पापा हैं, वो कह रहे हैं बाबू ऐसा करो, अगर आप सांप पर पैर रखोगे तो वो आपको क्या करेगा, काट लेगा। फिर आपको सामने अगर मान लीजिए ऐसे सांप दिख गया, आप रोड पे जा रहे हो, तो अपने पूर्व अनुभव का उपयोग करोगे, अरे मेरे पापा मना किए सांप पे पैर नहीं रखना है, तो अपने पूर्व अनुभव का आप उपयोग भी कर ले रहे हो कि सांप काटने से भैया मृत्यु हो जाती है, हम सांप पे पैर नहीं रखेंगे। तो पूर्व अनुभवों का उपयोग भी कर पा रहे हो, यह भी संज्ञानात्मक विकास की एक विशेषता है बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का जटिल होता है। देखते हैं बच्चे छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत रोते रहते हैं, तो उनका जो संज्ञान होता है बिल्कुल सरल होता है। और जो वयस्क होते हैं उनका संज्ञान जो कि जटिल होता है, वो अपने भावी जीवन के बारे में सोचे, तर्क वितर्क करते हैं। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि बच्चों और वयस्कों के संज्ञान में डिफरेंट होता है। बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का संज्ञान जटिल होता है, ऐसा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। संज्ञान की प्रक्रिया अव्यक्त होती, यानी संज्ञान की प्रक्रिया को हम व्यक्त नहीं कर पाते, वो किसी के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते कि इसका ये संज्ञान का प्रोसेस है, इसे आप ले लो, नहीं, बाहर से इसका परीक्षण संभव ही नहीं है। अब मैं कह दूं कि बाबू ऐसा बताओ आप कितने चालाक हो, आप कहोगे सर जी हमें कैसे पता, हम तो बिल्कुल भी चालाक नहीं है। कहने का मतलब किसी की चालाकी, किसी का संज्ञान हम टेस्ट नहीं कर सकते, किसी मात्रा में उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। संज्ञान का
क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर होती रहती है। उसकी चालाकी, उसकी समझदारी, ये सब व्यक्ति के भीतर ही है, उसका कोई मापक यंत्र नहीं है, उसको हम माप नहीं सकते बच्चे। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। संज्ञानात्मक संरचना परिवर्तित होता रहता है, बात बिल्कुल सही है। आपके अंदर जो भी स्कीम, जो भी चीजें बन गई हैं, जो भी आप जानकारी इकट्ठा कर लिए हैं, यदि वो जानकारी गलत है तो उसमें आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसको किसी मेथड, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो संज्ञानात्मक संरचना है वो सॉल्व भी हो सकती है। जैसे मैं कह दूं बाबू ए फॉर बनाना होता है, आप तुरंत कह दोगे नहीं सर जी, अभी तो मान लो आप सीख गए, लेकिन जैसे बड़े हुए कहोगे सर जी ए फॉर एप्पल ही होता है। यानी अपने जो भी संज्ञानात्मक संरचना है उसमें चेंजेस भी होता रहता है, अपने अनुसार हम जानकारियों में चेंज भी करते रहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब अगर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं अब यहां से, जिसका नाम है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को समझेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए, आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करें, चाहे आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी करें बच्चे, चाहे किसी स्टेट टेट की तैयारी करें, चाहे केवीएस वगैरह की तैयारी भी कर सकते हैं आप, तो आपको जीन पियाजे साहब को पढ़ना है, लेव वाइगोस्की साहब को पढ़ना है। उसका फाउंडेशन आपको बीएड में ही मिलता है, यानी बीएड उसकी नींव है। तो आइए जीन पियाजे के सिद्धांत को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। उसके पहले मैं एक बार रिवीजन कर दूं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। जैसे मैं कह दूं, किसी चीज के बारे में तर्क वितर्क करना, किसी चीज के बारे में अपने बुद्धि विवेक से उस निर्णय पे पहुंचना, यही होता है संज्ञानात्मक विकास। और जन्म के समय इसमें बिल्कुल अभाव होता है, जन्म के समय बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जैसे बालक का या व्यक्ति का या बालिका का या फिर किसी वुमेन का विकास होता रहता है, वैसे वैसे भी संज्ञानात्मक विकास भी डेवलप होता रहता है। और ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आइए। और संज्ञान से आप समझ चुके हैं कि जैसे आप तर्क कर ले रहे हैं, समस्या समाधान कर ले रहे हैं, तो आपके अंदर संज्ञान डेवलपमेंट हुआ है, ये जानते रहिएगा इसके बारे में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो सैफर एवं कीप की थी, 2007 में इन्होंने लिखा था और बताया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में कि संज्ञानात्मक विकास का आशय बच्चों के समय के साथ होने वाली मानसिक योग्यताओं में परिवर्तन। जैसे वो अपना किसी चीज के बारे में ध्यान केंद्रित कर ले रहे हैं, किसी प्रत्यक्षीकरण कर ले रहे हैं, किसी चीज के बारे में विजुलाइज कर ले रहे हैं और अधिगम चिंतन स्मरण कर ले रहे हैं, तो ये समझिए भैया उनके अंदर संज्ञान डेवलपमेंट हो गया है। इतने पॉइंट को जानते रहिएगा। अब संज्ञान की विशेषता को आपके एग्जाम में पूछता भी है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है, इसे हम अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होती है। ये प्रतीकों का भी प्रयोग होता है, हम इसमें साइलेंट लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। और संज्ञानात्मक विकास में तार्किक चिंतन का भी बहुत महत्व होता है, हम लॉजिकल थिंकिंग भी इसमें करते रहते हैं। और संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति, पूर्व अनुभव का भी योगदान होता है। और बच्चों का संज्ञान सरल और वयस्कों का संज्ञान कठिन होता है। इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहिएगा। और संज्ञानात्मक संरचना हमेशा परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन ही रहती है, ये कभी भी आपकी जो है स्थिर नहीं रहती। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं महान मनोवैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक महान जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम लोग समझेंगे। क्लास लंबी होगी, हो जाने दीजिए, लेकिन एक एक पॉइंट समझ के जाइएगा। चाहे आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल से बीएड कर रहे हैं, चाहे एमएसडीयू से बीएड कर रहे हैं, पूरी क्लास को बच्चे देखने के बाद ही एंड करिएगा। आइए समझते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत कहता क्या है। तो व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन, विकास अभी शोध कार्य पर इतना एक तरीके से पता चलेगा, लेकिन सन 1960 के पहले इस योग्यता के बारे में किसी का ध्यान केंद्रित था ही नहीं। यानी व्यक्ति में जो भी संज्ञानात्मक विकास होते क्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं केंद्रित था 1960 के पहले। यानी व्यक्ति में होने वाले संज्ञानात्मक विकास पर अभी तक हुए शोध कार्य पर यदि विचार किया जाए तो यही पता चलेगा कि 1960 के पहले इस पे किसी का ध्यान केंद्रित नहीं था। यानी 1960 नहीं, हम कह सकते हैं 1920 में जीन पियाजे ने अपना शोध स्टार्ट किया संज्ञानात्मक विकास के बारे में। आपकी बीएड एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में लिखना है, तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये सीटेट की क्लास होती तो सिर्फ संज्ञान के बारे में बता के, इनके अवस्थाओं के बारे में बता के क्लास ऑफ हो जाती, लेकिन ये बीएड की क्लास है, आपकी न्यू तैयार की जा रही, तो एक एक पॉइंट को बताना यहाँ पे जरूरी है। तो अगर आपको ध्यान से मेरी बात समझना, 1960 ईस्वी से पहले संज्ञानात्मक विकास के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, इस पे कोई विचार करता ही नहीं था। लेकिन 1960 में जीन पियाजे की पुस्तक पब्लिक होती है और उसमें ही बताया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है।
ठीक, आइए, यद्यपि ये जो कि आपके जीन पियाजे थे, ये स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने 1920 में ही इस योग्यता पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। देख लीजिए सफलता कितने स्ट्रगल के बाद मिलती है। 1920 में स्टार्ट किए और इनके सिद्धांत को महत्व मिला 1960 में। 40 साल लग गए भैया इनको ये सिद्धांत देने में। तो समझिए कितना बड़ा, कितने महान मनोवैज्ञानिक हैं ये। हम और आप 40 साल किसी कार्य को करेंगे तो ऊब जाएंगे, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक उस कार्य को करते रहे। उसके बाद इन्होंने भैया 1960 में जाके संज्ञात्मक विकास नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इतने बात को जानते रहिएगा। तो यहां से 2 पॉइंट निकलती है। सबसे पहले संज्ञान के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित कब हुआ, तो 1960 में हुआ। और संज्ञात्मक विकास के बारे में बताने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वे स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे साहब थे। और इन्होंने संज्ञात्मक विकास पे कार्य कब प्रारंभ किया, तो 1920 में किया। और इनके कार्य को महत्व कब मिला, 1960 में मिला। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। वास्तव में पियाजे ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से विश्व के मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इधर आकर्षित किया। और उस समय तक कोई भी ऐसा सिद्धांत उपलब्ध नहीं था जो संज्ञात्मक विकास का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर सके। और इसी से प्रभावित होके आपके महान मनोवैज्ञानिक लेओ वाइगोस्की जी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अभी हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात समझना। तो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के पहले इस सिद्धांत के बारे में किसी का भी ध्यान नहीं जाता था, परंतु इसी अवधि में पियाजे के कार्यों का काफी प्रचार हुआ। और सन 1963 में जॉन फ्लावेल ने पियाजे के विकासात्मक मनोविज्ञान एक तरीके से प्रकाशित किया। और यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य था। पियाजे ने अपने सिद्धांत में जो कुछ भी प्रस्तुत किया वो बालकों के जो व्यवहार थे उनका परीक्षण करके ही वो प्रस्तुत किए। और भैया वो किस पे अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो अपने ही 3 बच्चे लॉरेंट, लूसियस और जैकलिन पे अपना एक तरीके से भैया प्रयोग करते रहे। और उसी पर प्रयोग करके संज्ञात्मक विकास एक तरीके से उन्होंने दिए, संज्ञात्मक विकास के बारे में बताए। तो इतना सब कुछ बताने के पीछे रीजन इतना है कि आप संज्ञान के बारे में जान लीजिए, जीन पियाजे के बारे में जान लीजिए। अब हम लोग इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की बात तो करेंगे, लेकिन एक बार मैं निष्कर्ष बता देता हूं, आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए कि महान जीन पियाजे का जन्म कहां हुआ, स्विट्जरलैंड में। और ये अपना शोध कार्य कब प्रारंभ किए, तो 1920 में। और इनके शोध कार्य को महत्व कब मिला, 1960 में। और भैया इनके शोध कार्य को प्रस्तुत कौन किए, जॉन फ्लावेल ने कब किए, 1963 में। और ये अपने ही 3 बच्चों पर अपना एक तरीके से परीक्षण किए, निष्कर्ष निकाले। और तीनों बच्चों के नाम कौन था, तो लॉरेंट था, लूसियस और जैकलिन, इनके तीनों बच्चों का नाम था बच्चे। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं जीन पियाजे की सबसे बड़ी कोटेशन के बारे में। जीन पियाजे कहते हैं कि एक नन्हा बालक जो होता है वो भैया नन्हा वैज्ञानिक होता है। यानी बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कहे थे जीन पियाजे। अगर आपके एग्जाम में सिर्फ इतना आ जाए कि जीन पियाजे के बारे में लिखिए, तो फर्स्ट पॉइंट ही लिख देना कि महान मनोवैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार एक बालक जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, छोटा अपने आप में वैज्ञानिक होता है। इतना कहते हैं जीन पियाजे साहब। इनके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। आइए अब इनके सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, इनके सिद्धांत को समझते हैं। उसके पहले आप देखते होंगे जहां कहीं भी आप पढ़ेंगे तो जीन पियाजे साहब को पढ़ने से पहले उनके द्वारा कुछ दिए गए सिद्धांत की, कुछ दिए गए शब्दों की हम लोग बात करते हैं, प्रमुख पक्षों, प्रमुख डोमेन की बात करते हैं, तब इनके सिद्धांत को और बेहतर रूप में आप समझ पाएंगे। तो आइए जीन पियाजे द्वारा दिए गए कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट शब्द है अडॉप्टेशन, अनुकूलन। क्या है बच्चे, अनुकूलन, अडॉप्टेशन। ये क्या होता है, तो जीन पियाजे इसमें कहते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया भी उसकी बात करेंगे। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप एक तरीके से कि यूरोप के व्यक्ति हैं, मान लीजिए यूरोपियन कंट्री के आप व्यक्ति हैं, और आपको एक तरीके से लेके चला गया भैया कहां पे, अफ्रीकन कंट्री में, यानी अफ्रीकन महाद्वीप में आपको लेके चला गया। तो आपको पता है यूरोप में थोड़ा बहुत ठंडी वगैरह पड़ती है, और थोड़ा सा इसके एक तरीके से आप जाएंगे इंग्लैंड वगैरह में तो वहां पे ठंडी थोड़ा प्रचंड रूप में पड़ती है। तो आप देखेंगे कि भैया ठंडी आपको बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही आपको अफ्रीका में ले जाके आपको रख दिया गया, आप धीरे धीरे गर्मी धीरे धीरे सहते अपने आप को उसके अनुरूप बना लिए।
यानी अपने आप को भैया यूरोपियन कंट्री के अनुरूप अपने आप को ढाल लिए, तो यही है अनुकूलन, यही है अडॉप्टेशन, यानी वातावरण जैसा है वैसा अपने आप को बना लिए हैं। तो ये समझिए यही तो है आपका एक तरीके से, यही तो है आपका अनुकूलन, यही तो है आपका अडॉप्टेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे इतना जानेंगे। मान लीजिए आप ध्यान से मेरी बात समझिए कि आप हमेशा चिल्ड पानी ही पी रहे हैं, लेकिन आपको भैया डॉक्टर बोल दिया गर्म पानी पीने के लिए, तो आप धीरे धीरे गर्म पानी पीने का आदत डाल लिए, तो ये आपका है अनुकूलन, ये आपका अडॉप्टेशन। वातावरण जैसा आपका कह रहा है उसी के अनुरूप यदि आप व्यवहार कर रहे हैं तो ये है आपका अडॉप्टेशन, ये है आपका अनुकूलन। और इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे फर्स्ट समावेशन, उसके बाद समायोजन। मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे कहते हैं कि बालक के अंदर भैया अनुकूलन यानी अडॉप्टेशन का गुण डेवलप होना चाहिए। और अनुकूलन होता क्या है, तो कह सकते वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अब इनकी अवस्थाओं की बात करेंगे, और अनुकूलन की दो एक तरीके स्तर होते हैं। एक समावेशन जिसे आत्मसात्करण भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे एसिमिलेशन कहते हैं, इंग्लिश में नाम याद कर लेना एसिमिलेशन। और होता अकोमोडेशन यानी समायोजन। तो कहेंगे सर समावेशन क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, कहने का मतलब है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, पहले आप देखें कि 4 पैर वाला होता है भैया कुत्ता, यानी 4 पैर जिसके हैं वो है कुत्ते, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको 4 पैर की बिल्ली दिख गई, 4 पैर की मान लो बिल्ली दिख गई, तो आप उसको भी कहेंगे अरे मम्मी ये कुत्ता आ गया, मम्मी ये बिल्ली आ गई। यानी आप अंतर कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपने पूर्व जानकारी में जोड़ लिए कि जिसके 4 पैर होते हैं भैया वो कुत्ता है, तो बिल्ली को देख के भी आप कुत्ता कह रहे हैं, तो ये है आपका समावेशन, ये है आपका असिमिलेशन, यानी अंतर न कर पाना। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्व जानकारी में नए जानकारी को जोड़ ले रहे हैं, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो यह है आपका समावेशन, एसिमिलेशन। आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं समायोजन के बारे में। अकोमोडेशन क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बात समझना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। जैसे अंतर कर पाना, आपको पता चल गया कि जिसके 4 पैर होते हैं वो डॉग होता है, लेकिन बिल्ली देखे तो आपको पता चल गया भाई इसके भी 4 पैर हैं, ये भी तो इसका मतलब डॉग ही है। लेकिन नहीं, आप जैसे कुत्ता भूखता भौं भौं, बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं, आपको पता चल गया अरे भैया दोनों में तो अंतर है, यानी जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली है, और जिसके 4 पैर हैं जो भौं भौं करता है वो कुत्ता है। यानी कहने का मतलब है समायोजन वो होता है जो हमारी पूर्व जानकारी है उसमें हम वातावरण के साथ तालमेल बैठा पाए, यानी अंतर कर पाए। अकोमोडेशन ये है समायोजन। और समावेशन क्या होता है, अपने पूर्व जानकारी में नए जानकारी तो जोड़ लेंगे लेकिन हम उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे, ये होता है एक तरीके समावेशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं समावेशन, जैसे हम कह सकते हैं कौवा, कौवा एक होती आपकी कोयल, एक होती आपकी कोयल, ठीक है, एक होती कोयल। कोयल कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, इतना इसके बारे में जानते रहना, सीटेट में ये पूछता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जो कौवा होता है ये भी किस कलर का होता है, तो कहोगे सर ये होता है काले कलर का। और जो कोयल होती है ये सर किस कलर की, तो ये भी आपके काले कलर की। तो समावेशन में आप आसमान में कोई पंछी देखे उड़ते हुए, अपने पापा से पूछे पापा ये क्या है, पापा बोले भैया ये कौवा है, तो तुरंत आप कोयल देख लिए, मान लीजिए कुछ समय बाद, तो वो भी काली, आप कहोगे पापा वो भी देखो कौवा जा रहा है, वो भी कौवा जा रहा है, यानी पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़ लिए। लेकिन यही में समायोजन क्या कहता है कि कौवा तो देखे लेकिन कौवे की आवाज अलग। कोयल की आवाज कैसी है भैया, तो हम कहेंगे सर कोयल की आवाज मीठी, कोयल की आवाज मीठी, यानी आवाज के आधार पर हम अंतर कर ले रहे हैं, तो ये है आपका समायोजन। यदि अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो ये है आपका समावेशन। यदि आप इन चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो थम के पढ़िए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद है आपका साम्य धारण यानी संतुलन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है इसके बारे में मेरी बात समझिए। देखिए इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। यानी आप सबको पता है, पहले पता चल गया भैया जो काला होता है वो कौवा, यानी जो काली होती है वो भी कौवा ही है, लेकिन ये तो आपको पता चल गया। लेकिन समायोजन में पता चल गया आवाज के आधार पे दोनों में अंतर है, तो यही आपको कहता है इक्विलिब्रेशन, कि दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। दोनों में संतुलन स्थापित कर लेना कि भैया जो कोयल होती है इसकी जो आवाज होती है, इसकी जो आवाज होती है वो है अलग, वो है अलग, लेकिन जो आपका कौवा होता है इसकी आवाज जो होती है वो है आपकी अलग, यानी आप अंतर कर ले रहे हैं दोनों के बीच में, तो यही तो है आपका संतुलन।
यानी दोनों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहे, यही है आपका साम्य धारण, यही आपका इक्विलिब्रेशन। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। उसके बाद वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है इसकी बात पहले करते हैं। तो जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर लेता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है, जैसे मम्मी के न दिखने पर भी मम्मी को याद करके रोना, ये तो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसको पता चल गया कि भैया मम्मी नाम की कोई चीज कहीं है, मेरे सामने नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं है। तो यह है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु अस्थायित्व, कि मम्मी के न दिखने पर भी मम्मी को याद करके रोना, मम्मी के अस्तित्व को जानना, मम्मी को पहचानना, यह है आपका वस्तु अस्थायित्व। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे जानेंगे। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है, मान लीजिए आप एक झूला में सो रहे हैं, आप तो बड़े हो गए, पर मान लीजिए आपके घर कोई बालक झूला में सो रहा है, उसके हाथ में आप झुंझुना पकड़ा दिए, वैसे बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, और झुंझुना वैसे खाट से नीचे गिर गया। बालक रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वे जो हम हाथ में खिलौना लिए हैं वो खेलने वाली चीज तो है कहीं ना कहीं। तो अगर आप उसे उठा के दे दोगे तो चुप हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस कहता है जो वस्तु हमारे दिमाग में छाप बन जाती है, यदि उस वस्तु हमें न दिखाई दे तब भी हम उस वस्तु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जीववाद क्या होता है, तो ध्यान समझना, जब बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बालक है, मान लीजिए एक बालक है और यहाँ पे मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक गाड़ी है और बालक गाड़ी को ऐसे चला रहा है, बालक गाड़ी को चला रहा है और आपको पता है सामने पापा आ गए, कह देगा पापा हट जाओ गाड़ी दबा देगी, गाड़ी दबा देगी, पापा प्लीज हट जाइए। यानी बालक को लग रहा है कि जो गाड़ी है भैया ये जीवित है, ये पापा को दबा देगी क्योंकि ये चल रही है। तो बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहे, इसी को एनिमिज्म कहते हैं, इसी को जीववाद कहते हैं। और एक भैया जीन पियाजे शब्द देते हैं इगोसेंट्रिज्म, यानी अहम केंद्रिता। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है सोच रहा है वो सब ठीक है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। यानी जैसे मम्मी आपकी मान लो 4 टॉफी बाहर से ले आई, बालक चारों टॉफी अपने पास ही रख लिया, उसको लग रहा है यही सही है, अपने छोटे भाई बहन को दो ही ना। यही है आपका एगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। यानी जो वो सोच रहा है जो वो कर रहा है वही ठीक है, बाकी सब गलत है, यही है अहम केंद्रिता, यही है एगोसेंट्रिज्म। आइए उसके बाद अगला शब्द जीन पियाजे देते हैं अविलोम्यता। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, ध्यान से मेरी बात समझना। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पे लौट के नहीं आते। जैसे कह दो कि बच्चों ये बताओ 6 5 कितना होता है, बच्चे उंगली पे जोड़ के कह देंगे सर 11, और 11 को दिखा के बोलोगे कि बताओ इसमें 5 और 6 कहां गया, बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों से ये पूछ दिए कि बाबू ये बताओ 11 - 6, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। यानी जिस बिंदु से बालक आगे चले गए हैं पुनः उस बिंदु पे बच्चे वापस लौट के नहीं आते, यही होती आपकी अविलोमिता। अगर बालक को यही पलट दोगे, यानी बालक को कह दोगे बाबू 6 और 5 कितना होता है, बालक नहीं बता पाएगा क्योंकि बालक सिर्फ 5 और 6 जान रहा है। यानी बालक जिस बिंदु से आगे चला गया है उस बिंदु पे वापस नहीं लौट पाता बचपन में, यही होता अविलोमिता। अपलटावीपन भी इसे कहते हैं या फिर इरिवर्सिबिलिटी भी इसे कहते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद अगला पॉइंट है कि सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं बिल्कुल देसी। अगर मान लीजिए ये आपका घर है, ये मान लीजिए आपका घर है और ये गेट है, गेट पे पापा आपको बैठा के चले गए, पापा बोले कि बाबू अंदर अगर कुत्ता जाए तो मत जाने देना, लेकिन बाबू सिर्फ और सिर्फ कुत्ता, तो बालक कोई जानवर अगर जाए कुत्ता तो मत जाने देना, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली जा रही है तो बालक बिल्ली को जाने देगा, उसको नहीं बोलेगा। ऐसा माना जाता है जीन पियाजे के द्वारा, क्योंकि पापा सिर्फ और सिर्फ हमें कुत्ते को देखने के लिए बोले हैं। यानी उसका सेंट्रेशन केंद्रीकरण किसी एक वस्तु के बारे में ही ध्यान देगा। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे, बालक को कह दिया उसके पापा कि कुत्ते को अंदर मत जाने देना, तो सिर्फ कुत्ते को ही अंदर नहीं जाने देगा, बाकी सबको अंदर जाने देगा। यानी बालक सिर्फ एक वस्तु पर ध्यान दे रहा है, सारी वस्तुओं को छोड़कर, वही है आपका सेंट्रेशन, वही आपका केंद्रीकरण। अब बात आती है सर स्कीम क्या होती है, मेरी बात ध्यान समझना। किसी कार्य को करने का सही क्रम या पैटर्न। जैसे मैं कह दूं स्कूल जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, फ्रेश होते हो, फिर आप ब्रश करते हो, फिर आप नहाते हो, फिर टाई लगाते हो, फिर एक तरीके से अपना ड्रेस पहनते हो, टाई जूता मोजा, फिर बैग। अब ऐसा नहीं कि पहले बैग टांग लिया फिर ब्रश कर रहे हो, फिर बाथरूम जा रहे हो, फिर नहा रहे हो, नहीं, क्रम नहीं, एक क्रम होता है किसी कार्य को करने का, एक जो क्रम, एक पैटर्न, एक तरीका होता है, वही होता है स्कीम।
इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। यानी बालक का स्कूल के लिए तैयार होना, और एक होता है स्कीमा, यानी मानव दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर रहती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाता, तो इसे स्कीमा कहते हैं। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे मेमोरी कह सकते हैं। बालक अपने दिमाग में भैया एक खाका, एक ढांचा तैयार करता है, इसी को स्कीमा कहते हैं। किसी विषय वस्तु के बारे में अपनी पूर्व जानकारी का प्रयोग करता है स्कीमा के माध्यम से। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है, और स्कीम जो होती किसी कार्य को करने का तरीका होता है, दोनों में यही अंतर है। स्कीमा के माध्यम से हम अपने पूर्व अनुभव से किसी वस्तु के बीच में धारणा बनाते हैं, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी स्कीमा। और एक होता आपका एक तरीके से स्कीम, तो किसी कार्य को करने का सही क्रम, सही पैटर्न। ये जीन पियाजे के इतने शब्द थे, उम्मीद करते हैं आप पूरे शब्द को समझे होंगे। अब हम लोग जीन पियाजे के अवस्थाओं की बात करेंगे, एक एक अवस्था की बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे संगठन विकास का सिद्धांत दिए थे, और उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताए थे। यानी संगठन विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं इसे। आइए, उसके बाद अगली अवस्था आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली हो गई आपकी एक तरीके संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद हो गया आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद एंड लास्ट अवस्था आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे, इतनी इनकी 4 अवस्थाएं थी, आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए एक एक अवस्था के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस अवस्था की अवधि कितनी होती है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष, 2 वर्ष माना जाता है। जरूरी नहीं कि संवेदी पेशी अवस्था 2 वर्ष तक ही चले, 3 वर्ष तक भी चल सकती है, लेकिन दुनिया का कोई भी बालक हो इन अवस्थाओं से गुजर के ही अगली अवस्था में जाएगा, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। ठीक है, यानी जीन पियाजे कहते हैं ये जरूरी नहीं कि संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 ही वर्ष हो, नहीं, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन दुनिया का कोई प्राणी है ऐसा नहीं कि भैया संवेदी पेशी में जाए बिना वो पूर्व संक्रियात्मक में चला जाए, नहीं, वो संवेदी पेशी अवस्था को पहले फेस करेगा, फिर ही जाके वो पूर्व संक्रियात्मक में जाएगा। ठीक है, आइए जीन पियाजे की पहली अवस्था को समझते हैं। इस अवस्था की अवधि ऐसा माना जाता है लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। एक बालक है अपने फिंगर, अपने उंगली, अपने आंख से कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा छूते हैं, छू के किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब देखो, इसीलिए शब्द पहले पढ़ा दिया गया, आपको पता चले कि वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, कि मम्मी के न दिखने पर भी मम्मी को याद करके रोए, तो ये होता है वस्तु अस्थायित्व। तो अगर आपके मान लीजिए सीटेट की तैयारी कर रहे होते तो आपको पूछ देता कि वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में होता है, तो संवेदी पेशी में। यदि आप संवेदी पेशी अवस्था के बारे में अपने बीएड एग्जाम में लिख रहे हैं तो लिख देना कि इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी अवस्था 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष होती है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष होती है, और बालक संकेत चिन्ह मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा उनका प्रयोग भी कर पाते हैं। यानी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बालक इसमें चिन्हों के प्रति धारणा बना लेते हैं, संकेतों को समझने लगते हैं, तो ये आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसी में बालक जीववाद, यानी बालक भैया जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। वो कौन सी स्टेज होती है, तो प्रारंभिक पूर्व अवस्था होती है, जो 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन यदि 7 वर्ष यहाँ पे लिखा है तो ये मानिए कि जीववाद जो होता है बच्चे, वो कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका एक तरीके से है कि जीववाद बच्चे इसमें सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। अहम केंद्रिता, बच्चे अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, ये किस स्टेज में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और ये सब स्टेज, ये सब शब्द मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं। अविलोमिता, यानी बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस पर वापस लौट के नहीं आ पाते। ये किस स्टेज का गुण है, तो हम कहेंगे सर ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, आइए मुद्रा, संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। उसके साथ साथ किसी वस्तु के बारे में उलटना पलटना इसमें बालक नहीं सीख पाते हैं, यानी जिस बिंदु से आगे चले जाते हैं उस बिंदु में वापस नहीं आ पाते। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये है। ठीक है, आइए केंद्रीकरण, यानी बच्चा जिस बिंदु पर सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विषय पर ध्यान दे तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं, उसे सेंट्रेशन कहते हैं। कि जो भी और भी किसी वस्तु के बारे में और भी विशेषता है उसे ध्यान में न रख के सिर्फ केवल एक ही विशेषता के बारे में ध्यान रखे, तो वही है आपका सेंट्रेशन, वही आपका केंद्रीकरण। आइए बात करते हैं अगली अवस्था के बारे में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है, तो इस अवस्था की अवधि 7 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बच्चे सामने रखे हुई चीजों को देखकर
देखकर ही कुछ सीख पाता है और उन चीजों के बारे में चिंतन करने लगता है। यानी बालक सबसे पहले चिंतन किस अवस्था में शुरू करता है जीन पियाजे के अनुसार, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन शुरू करता है। इस अवस्था में अपलटावी जीववाद मुद्रा भार का गुण आ जाता है, यानी जिस बिंदु से वापस आगे चले गए हैं उस बिंदु पे वापस लौट भी पाते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जिस बिंदु से वापस आगे चले गए वापस नहीं लौट पाते, तो ये कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको बता दिए 5 और 6 बच्चे कितना होता है, 11। फिर बालक से पूछे 6 और 5 कितना होता है, बालक फिर कह देगा 11। तो ये कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अपलटावी गुण इसमें आ जाता है। इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी इसमें आ जाता है। जीववाद, उसमें सजीव और निर्जीव का अंतर भी कर पाते हैं। मुद्रा के बारे में जानकारी, रुपया पैसा के बारे में जानकारी, भार वगैरह के जानकारी के बारे में जानकारी भी ग्रहण करने लगते हैं। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर 12 तक। और भैया लास्ट इनकी अवस्था कौन सी है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था की अवधि लगभग यानी लगभग 12 से 15 वर्ष तक मानी जाती है, या फिर बाल्यावस्था तक मानी जाती है, या यौना अवस्था तक मानी जाती है। यह संज्ञान की सबसे सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। ये इसका सबसे हाईलाइट पॉइंट है कि बालक जो होता है भैया, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है कि बालक इसमें जो है अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये चारों स्टेज रही, जिसको हम लोग समझ लिए जीन पियाजे द्वारा। उसके साथ साथ लेव वाइगोस्की के बारे में छोटा सा जान लो। आपके सिलेबस में इतना इनको नहीं पढ़ना, लेकिन इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो इनके बारे में जानिए, महान लेव वाइगोस्की। तो ध्यान समझिए, लेव वाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इनके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही अनेकानेक शोधकर्ताओं ने बच्चों के संगठन विकास को समझने तथा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और वाइगोस्की ने 1920 से लेकर 1930 के बीच में काफी शोध कार्य किए। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। दुर्भाग्य से इसी समय रूसी विकासात्मक वैज्ञानिक, यानी जो ये आपके लेव वाइगोस्की थे, ये रूस के थे, यूएसएसआर के थे। तो 38 साल की एज में इनका देहांत हो गया। और भैया फिर भी उनका विचार आज भी शोध कार्य के लिए तरीके से प्रेरणा बना हुआ है। इनके सिद्धांत को देख देख के लोग आज भी एक तरीके से निष्कर्ष निकालते जा रहे हैं, संगठन विकास के बारे में नए नए कोटेशन लिखते जा रहे हैं। तो ये लेव वाइगोस्की के बारे में इतना जानकारी आ गई। अब लेव वाइगोस्की कहते क्या है उसको समझिए। लेव वाइगोस्की का कहना है कि संगठन विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है और उससे ही प्रभावित होता है। जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि संगठन विकास जो होता है बालक अपने लेवल पे करता है, या फिर कह सकते हैं कि बालक इसको एक तरीके स्वयं करता है, बालक किसी की बिना सहायता के करता है। लेकिन वही आपके एक तरीके से लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो सामाजिक संस्कृत परिवेश में घटता है, यानी समाज से मिलजुल के ही उसके भाषा का विकास होता है, उसके सामाजिक संस्कृत का विकास होता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। बच्चों में अधिकांशतः महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल का विकास माता पिता शिक्षक व अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ये कहते हैं महान आपके कौन, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की। अब इनके सिद्धांत को थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लेव वाइगोस्की कहते हैं, मान लीजिए कोई एक बालक है, उसे आप ले जाके कहाँ छोड़ दिए, तो ले जाके उसे आप जंगल में छोड़ दो, किसी से मिलने जुलने न दो, तो भैया ना ही वो कोई लैंग्वेज सीख पाएगा, ना ही कोई भाषा सीख पाएगा, ना ही वो कोई सामाजिक गुण सीख पाएगा, ना ही कोई नैतिक आचरण सीख पाएगा। तो बालक का जो सामाजिक विकास हो, जो संज्ञानात्मक विकास हो, जो कॉग्निटिव स्किल हो, यानी संज्ञानात्मक कौशल जो हो, उनका विकास उनके परिवार, किससे, उनके परिवार, और परिवार में ही माता पिता आ जाते हैं, और उनके शिक्षक व समाज, अन्य लोगों कहने का मतलब है उनके समाज के लोगों से अंतःक्रिया इंटरेक्शन पर निर्भर करता है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा और कब होगा। ये कहते हैं आपके महान एक तरीके से लेव वाइगोस्की साहब। और संज्ञान का विकास सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य में ही होता है, ये कहते हैं आपके लेव वाइगोस्की। ठीक है, ये एक बालक को नन्हा वैज्ञानिक नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं बालक जो कुछ भी सीखता है अपने समाज से, अपने संस्कृत परिवेश से सीखता है। ये आपका सामाजिक संस्कृत सिद्धांत कहता है लेव वाइगोस्की के अनुसार। अब थोड़ा सा निष्कर्ष समझ लीजिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से
वाइगोस्की के अनुसार बालक के संगतों विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में करनी चाहिए। यानी एक बालक का यदि संगतों विकास को जानना चाहते हैं तो उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को देखिए, उसके इन्वायरमेंट को देखिए, तो पता चल जाएगा कि बालक का संगतों विकास कितना हुआ है। यानी कहने का मतलब है लेओ वाइगोस्की बिल्कुल समाज पे जोर देते हैं। ये परिपक्वता कहते हैं समाज से आती है, बल्कि जीन पियाजे कहते हैं परिपक्वता स्वयं से करने से आती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंट है। बालकों के चिंतन आदि में इसी कारण असमानताएं प्रदर्शित होती हैं। यानी जो हमारा तरह तरह का समाज होता है उसी के कारण हमारी सोच में विभिन्नताएं होती हैं, बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में हुआ है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण व मानसिक क्षमताओं का विकास होगा। यदि आपका एक तरीके जो समाज है वो बहुत ज्यादा क्या है, तो बहुत ज्यादा यदि वो शिक्षित है, बहुत ज्यादा शिक्षित है, तो आपका विकास भी कैसा होगा, अच्छा ही होगा। और यदि आपका भी जो समाज है वो कैसा है, तो अशिक्षित है तो आपका देखिए एक तरीके से अच्छा नहीं होगा। एक तरीके से आपका संगठन विकास अच्छा नहीं होगा। ये दोनों का बेसिक डिफरेंट है। उम्मीद करते हैं पूरे दोनों मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को आप समझे होंगे, जीन पियाजे को भी और लेओ वाइगोस्की को। एक बार निष्कर्ष पे चले तो कह सकते हैं आपके जो पियाजे हैं ये बालक को अपने आप में बालक के संगतों विकास में उसका स्वयं की भूमिका को मानते हैं, बल्कि जो आपके लेओ वाइगोस्की साहब है ये कहते हैं बालक जो कुछ भी सीखता है अपने समाज से सीखता है, और ये कहते हैं स्वयं की क्रियाओं से सीखता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंट है बच्चे, उम्मीद करते जानते होंगे। और इनके चारों स्टेज को उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा इनके चारों स्टेज कौन सी थी और उनके विशेषताओं को समझिए। पूरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और द परफेक्ट स्टडी का कंप्लीट नोट्स के लिए आपको 9005587371 पे संपर्क कर लेना। आपके मन में कोई डाउट वगैरह हो तब इस नंबर पे संपर्क करके हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे से समझोगे। और जीन पियाजे की जो सबसे लास्ट स्टेज थी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी, और तीसरी अवस्था इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरी अवस्था इनकी थी पूर्व संक्रियात्मक, और पहली संवेदी पेशी या संवेदी गामक अवस्था भी इसे कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को आप बेहतर रूप में समझे होंगे। सबसे बड़ी क्लास यही थी। इसके बाद एक क्लास और सबसे बड़ी आएगी इंटेलिजेंस पे, उस क्लास को भी समझिएगा, वो भी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चे हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार इस क्लास को कवर कर सकते हैं जो भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। और आप सबको पता है कि नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और नोट्स लेके बेहतर पढ़िए। मैं आपका कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पे ही कवर कराऊंगा और निश्चिंत होकर आप लोग पढ़ते रहिए। और जब मैं क्लास को समझाता हूं तो सिर्फ क्लास पे फोकस किया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन को द परफेक्ट स्टडी की तरफ से मैं हिमांशु यादव जय हिंद जय भारत बोलता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।